नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजकुंडा जिले में 2 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम की उपस्थिति में मिशन 2023 के तहत प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर। कोरोना महामारी में अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों को सीएम ने दिया सहारा। निजी स्कूलों में भी पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई का उठाएगी सरकार खर्च। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू हो जाएगा पर्वतों का अकेडमी। अयोध्या में जमीन खरीदी विवाद के बीच कांग्रेस ने जारी की राम मंदिर निर्माण के लिए दान की रसीद। रायपुर के बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के बहाने लाखों की ठगी करने वाले ने लिया मंत्री का नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर कांकेर से है, जहां विश्व बुजुर्ग उत्पीड़न जागरूकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक MR आहिरे के मार्गदर्शन और यातायात प्रभारी कांकेर रोशन कौशिक के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर स्वास्थ्य और टीकाकरण की जानकारी प्राप्त करते हुए पारिवारिक समस्याओं से अवगत होकर उसका निराकरण किया है। वरिष्ठ जनों को उनके वैधानिक कार्य को अवगत भी कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से सूरजपुर जिले के 24,04,404 करोड़ की सौगात देने की घोषणा की है। सीएम कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री विकास निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरजपुर जिले के 244 करोड़ 40 लाख रुपए के 123 विकास परक कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विश्रामपुर SECL क्षेत्र स्नेह मिलन ऑडिटोरियम में आयोजित वर्चुअल माध्यम से दोपहर 12 बजे से जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों से रूबरू भी होंगे। हमने वहाँ समाज चैरिटेबल ट्रस्ट है रायपुर, उनसे कोऑर्डिनेट करके 50 बेड का, और उस मीटिंग में जिले के अंतर्गत जितने भी निर्माण काम स्वीकृत हुए हैं उनकी भूमि पूजन है। जो काम पूर्ण हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी होना है। साथ ही साथ तीसरी लहर जो कोरोना का आना है उसकी बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हुई हैं इसके बारे में ही चर्चा होगी और उनको अवगत भी कराया जाएगा कि हमारे ज़िले में किस तरह का व्यवस्था हुआ है, क्या हम पूर्ण तैयार हैं उस तीसरी लहर के लिए। बच्चों के जो कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, यही सब मुख्य बातें हैं। रायगढ़ से खबर है, जहां घरघोड़ा नगर में अस्थायी रूप से ठेला टपरी लगाकर दुकान संचालकों को सीएमओ ने बेजा कब्जा हटाने और दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। नगर पंचायत घरघोड़ा में अस्थायी रूप से ठेला टपरी लगाकर दुकान संचालन करने वाले 101 लोगों को दुकानों को अवैध करार देते हुए खाली कराने का निर्देश नगर पंचायत सीएमओ ने जारी कर दिया है। बता दें कि नगर में सड़क के दोनों किनारे अवैध रूप से विगत कई वर्षों से ठेला लगाकर दुकानदार अपना जीवन रोपापड़ कर रहे हैं। उच्चाधिकारियों की बैठक में नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि ऐसे कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा, उसके तहत हमने नगर पंचायत ने नोटिस काटा है। आप लोग का अगर कुछ होता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नगर पंचायत में कुछ प्रावधान करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इसके पहले मैंने भी चर्चा किया था SDM साहब से कि जितने यहाँ घरघोड़ा में रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए एक व्यवस्थित बाजार बनाया जाए। पर यह है कि मैं जितने भी नगर पंचायत अंतर्गत छोटे दुकानदार हैं, गुमटी वाले हैं, ठेले वाले हैं, मैं इन सभी के साथ हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में चूँकि कोरोना का काल रहा है, वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो
और लोग अभी बीमारी से ठीक तरीके से उब नहीं पाए थे। और नगर पंचायत की आड़ में जिस प्रकार ने स्थानीय प्रशासन की तरफ से माननीय तहसीलदार साहब के निर्देश पर माननीय सीएमओ साहब ने जो नोटिस छोटे दुकानदारों को जारी किया है, मैं इसके खिलाफत हूँ। हमको शासन प्रशासन के हमारे से उच्च अधिकारी उनसे हमको निर्देश मिला कि ऐसा बेजा कब्जा हटाना है, जो गुमटी ठेले वाले लोग लगाए हैं दुकान उनको सबको नोटिस देना है, तो हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। हाँ सर, अभी तुरंत लॉकडाउन खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं रोजी रोटी का सबको तकलीफ है, इस दरमियान आप लोगों ने नोटिस क्यों दिया? वो लोग वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगा? जी, हम मानवीय भावना को तो समझते हैं, लेकिन शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे से उच्च, उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बलरामपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में 76 करोड़ 51 लाख 88 हजार रुपए की लागत से 195 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 24 करोड़ 98 लाख 76 हजार रुपए के 97 विकास कार्यों का लोकार्पण और 51 करोड़ 53 लाख 12 हजार रुपए के 98 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने जिले वासियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में बलरामपुर रामानुजन के साथ भी करेंगे। लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया, सभी ब्लॉकों में एक स्कूल शुरू किया है। आपने देखा होगा और हम लोगों ने स्कूल की मांग की, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने चालू किया है। और उसमें भी हम लोगों ने प्रावधान किया है कि कंपटीशन से तो आएंगे, लॉटरी से तो आएंगे, लेकिन 25% ऐसे बच्चे होंगे जो या तो कोरोना से पीड़ित हैं, उनके पिता गुजर गए हैं, या असहाय हो गए हैं, या बीपीएल परिवार के हैं, उनको भी हमने ट्यूशन की व्यवस्था और प्रावधान किया है। और इतना ही नहीं, जो हमारे राज्य में 10% अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हुआ करता था, उसको भी मुख्यमंत्री ने हटा के उसको असीमित कर दिया है। जो भी ऐसे लोग हैं उनकी भी क्राइटेरिया को समाप्त कर दिया है। अब बात करेंगे, नहीं थम रहा कोरोना। जी हाँ, एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के कम होने की खबर तेज हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 600 नए कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 9,87,563 हो गई है। वहीं बात अगर सोमवार की करें तो राज्य में 230 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 17 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि संक्रमण के 600 मामले सामने आए हैं। इनमें रायपुर जिले से 41, दुर्ग से 21, राजनांदगांव की अगर बात करें तो 11 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं बालोद से 27, बेमेतरा से 10, कबीरधाम की बात करें तो 10 लोग शामिल हुए हैं, धमतरी से 26, बलौदाबाजार से 30, महासमुंद से 7 और गरियाबंद से 9 लोग सामने आए हैं। बिलासपुर से की बात करें तो 14 मरीज सामने आए हैं, रायगढ़ में 21, कोरबा से 27, जांजगीर चांपा से 31, मुंगेली से 5 और गुरेला, पेंड्रा, मरवाही से 10 लोग सामने आए हैं। बता दें कि सरगुजा से 17 मरीज सामने आए हैं। कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कोरिया की बात करें तो 24 लोग सामने आए हैं, मरीज सामने आए हैं। सूरजपुर से 24 मरीज सामने आए हैं, बलरामपुर से 19, जशपुर से 35 और बस्तर से 43 लोग सामने आए हैं। कोंडागांव की अगर बात करें तो 17 और दंतेवाड़ा से 17 मरीज सामने आए हैं। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लोगों से बार बार वैक्सीनेशन लगाने की अपील की जा रही है, बार बार लोगों को समझाया जा रहा है घरों से ना निकले। वहीं सुकमा की अगर बात करें तो 31 मरीज सामने आए हैं और कांकेर की बात करें तो 12 मरीज सामने आए हैं। बीजापुर से 49 मरीज सामने आए हैं और अन्य राज्य की अगर बात करें तो 1 मामला सामने आया है जहां कोरोना से लोग पीड़ित हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतें आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बीते दिन की बात करता हूं तो बीते दिन 608 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं मौतों के आंकड़े भी 8 करीबन रहे। ये 10 दिनों के अंतराल का समय हो रहा है जब इस तरह के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। 600 करीबन संक्रमितों के आंकड़े सामने आते हैं, उसके बाद 700 आते हैं, उसके बाद 800 आते हैं, लेकिन इससे घटते हुए आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं। बीते 10 दिनों में लगभग इसी तरह का आंकड़ा रहा। मैं वहीं पे अगर शनिवार की बात करूं जी रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रोहित की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बता दें कि 24 घंटे में 600 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार हो चुकी है। लगातार कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन भी लगाया गया है, कर्फ्यू भी लगाया गया है। लोगों को समझाइश दी जा रही है। जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कोरोना की संख्या अब तक कितनी पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में, वहीं मौतों का आंकड़ा कितना पहुंच चुका है? जी देखिए, लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में गिरावट नहीं देखी जा सकती। मैं बीते 10 दिनों से लगभग इसी तरह के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं मैं बात करता हूं तो बीते 10 दिनों में लगभग 600 से 700 करीबन संक्रमित हर रोजाना पुष्टि की जा रही है। वहीं मौतों के आंकड़े भी 8 से 10 करीबन बने हुए हैं। कल बीते दिन 600 करीबन मामले सामने आए, वहीं मौतों के आंकड़े 8 पर रहा। मतलब ये छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण रुका तो है, थमा तो है, लेकिन पूरी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इससे मामले सामने आ रहे हैं। वहीं रायपुर में 41 मरीजों की पुष्टि की गई, बस्तर में 55 मरीजों की पुष्टि की, इसीलिए कई जगहों पर 50 से ऊपर भी संक्रमण के मामले हैं, तो कहीं 10-12 करीबन भी संक्रमण के मामले हैं। जी रोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी देखने को मिल रही है, लेकिन एकदम से जिस तरीके से मौतों का आंकड़े की बात करें तो काफी ज्यादा है। क्या कारण है कि जिस तरीके से मौतें लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में और कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मौतों के आंकड़े भी तो बहुत है। मैं बस्तर कहूं तो मुंगेली जिले में कल 1 मौत हुई, उसके साथ ही रायगढ़ जिले में 1 मौत हुई। लगातार इस तरह की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1-2 मौतें तो हर जिले में लगभग हो रही हैं, लेकिन राजधानी रायपुर और अन्य जिलों की बात करता हूं तो वहां मौतों के आंकड़े कम थे। कल 8 मौतों में से 1 मुंगेली से हुई, 1 रायगढ़ से हुई, 2 बस्तर संभाग से हुई। ऐसी बहुत से आंकड़े हैं, बहुत से जिले हैं जहां से रोजाना 1-2 मरीजों की मौत हो रही है। इसकी कोमोर्बिडिटी वाले मौत ज्यादा हो रही है। तो कोरोना संक्रमित के साथ साथ अन्य बीमारी जिनको है तो वो उनकी मौतें ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसका दावा कर रही है कि इसकी मौतों के आंकड़े में सुधार किया जाएगा, लेकिन किसी इंसान की शारीरिक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि मौत के कारण बन जाता है कोरोना। जी जिस तरीके से रोहित, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं लोगों को समझाइश भी तक कहीं ना कहीं दी जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? जो अस्पताल के प्रबंधन है उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को समझाइश बहुत ज्यादा स्तर पर दी जा रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से टेस्टिंग में भी कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मैं बात करूं तो वो ग्रामीण अंचलों में पहुंच के अभी भी जागरूकता का काम अपना कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रही है कि कोरोना से घबराए नहीं, जल्दी सामने आए जिससे उनका इलाज समय पे हो सके। छत्तीसगढ़ में संक्रमण पहले का अपेक्षा कम हुआ है। ऐसे में जो कोविड केयर सेंटर एक्स्ट्रा बनाए गए थे उनको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल में अभी कोई भी काम विशेष रूप से इस संक्रमण को और कम किया जाए इसके लिए कोई भी नहीं दिख रहा है। जी रोहित, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन भी लोगों को बोला जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियां भी देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन को लेकर के कि लोग डर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार से खेप तरफ से लगातार वैक्सीन आई थी, जिसके बाद भी छत्तीसगढ़ ने 18 से 44 वर्ग के लोगों को एक वैक्सीनेशन पे एक अव्वल रिकॉर्ड हासिल किया है। वहीं मैं बात करूं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। रायपुर की बात करता हूं, रायपुर के पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय वो डेली सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अपने क्षेत्र में घूम के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हैं और कई वैक्सीनेशन से कई लाभ के बारे में वो बताते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी घूम रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। वहीं मैं वैक्सीनेशन सेंटरों की बात करूं तो लोग अगर जागरूक होकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो ऐसे में वैक्सीन की पूर्ति नहीं हो पाती और लोगों वैक्सीन से
नहीं मिल पाता समय से, जिससे फिर वो हताश होकर घर आ जाते हैं, फिर इस लेके डिले हो जा रहा है। मतलब वैक्सीन एक छत्तीसगढ़ में मात्रा में नहीं पहुंच रहा। एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो धीमी हो सकती है। अभी भी कुछ दिनों पहले 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ था। वहीं अभी फिर वैक्सीनेशन 2 लाख खेप आई थे तो रुका था। उसके बाद अभी फिर कल देखा गया कि कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े क्योंकि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में खेप यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंची है। जी रोहित, जिस तरीके से एक तरफ जहां सरकार प्रशासन लगातार अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन उसी तरह जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की खेप जो है कमी आई है, कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिल रही है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, प्रशासन कितना तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अभी 21 तारीख से 21 जून से केंद्र सरकार 18 से 44 वर्ष के जिम्मा भी संभाल लिया है। ऐसे में राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार वैक्सीन देगा उसके हिसाब से राज्य सरकार अपने क्षेत्र में आवंटित करके वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अभी अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर अगर इस अभियान को चलाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा बड़ी मात्रा में वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी या लोगों को लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वैक्सीनेशन को लेकर हमने पहले भी देखा कि वो बड़ी मात्रा में खेप मंगाने की कोशिश में प्रयास में लगे रहते थे कि बड़ी मात्रा में खेप आए, बड़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन अब जब 21 जून से ना 18 से 44 वर्ष को भी केंद्र सरकार वैक्सीन देगा, ऐसे में ऐसा छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जजमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रभावित होता नजर जरूर आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि राज्य सरकार अगर लेगी तो सभी राज्यों को वैक्सीन देनी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को एक छोटी खेप मिल सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भी कम है, इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ को छोटी खेप मिल सकती है। ऐसे में वैक्सीनेशन प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित होती नजर आ सकती है। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और लोगों को बार बार समझाया भी जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक किया जा रहा है, और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे सरकार की घेराबंदी की। जी हां, एक तरफ राज्य में कोरोना के आंकड़ों में जहां बढ़ोतरी हुई है तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राजेश मूणत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर राज्य सरकार पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण नहीं करने का आरोप लगाया है। मूणत ने मामले की जांच की मांग की है। साथ ही साथ जवाब में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसे बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि राजेश मूणत को नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं। पीएम को पत्र लिखकर राजेश मूणत ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छत्तीसगढ़ को 2,770 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है, जबकि यह खाद्यान्न अनुद्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को निःशुल्क दिया जाना था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे लोगों को राशन की पूरी तरह मात्रा में नहीं दिया। कम मात्रा में खाद्यान्न मिलने की शिकायत लगातार मिल रही है। यह शेष अनाज कहां जा रहा है, यह जांच का विषय अवश्य है। बता दें कि अब गंभीर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राजेश मूणत ने ये आरोप लगाया है और जिस तरीके से इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी की हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं और शिकायतें लगातार आ रही हैं कि खाद्य मिलने की शिकायत सामने आ रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, कल बीते दिन छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रधानमंत्री को
पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे खाद्य पदार्थों का वितरण सही से नहीं किया जा रहा है। वहीं उनका आरोप लगाना यह था कि जिन परिवार में 2 सदस्य हैं उनको भी 10 किलो चावल दिया जा रहा है और जिस परिवार में 3 सदस्य है उनको भी 10 किलो चावल दिया जा रहा है। पर छत्तीसगढ़ जो नियम यह कहता है कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया जाता है। ऐसे में इसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो 3 सदस्य परिवार को 15 किलो चावल दिया जाना चाहिए, लेकिन वो छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर सिर्फ 10 किलो ही चावल दे रही है। उस पर खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत ने पलटवार किया। ऐसा कहा उन्होंने कि नियम अनुसार सभी को बराबर मात्रा में खाद्य सामग्री दी जा रही है, जिनकी जितनी पात्रता है उसके हिसाब से उनको खाद्य पदार्थ दी जा रही है। उन्होंने वेबसाइट का भी हवाला देते हुए कहा कि राजेश मूरत जी चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट में कि किनको कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं, बेबुनियाद बात कर रहे हैं, ऐसा उनका अमरजीत भगत कभी कहते हैं। लेकिन जब हम धरातल में उतरते हैं और दुकानों में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम जरूर देखने मिलता है, क्योंकि जब खाद्य जहां पीडीएस शॉप्स होती हैं जहां पे राशन का वितरण किया जाता है वहां कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी की भाषा में डंडी मारना कि कम मात्रा में देना वहां पे दिखाई देता है कि 2-3 किलो का आंकड़ा लगभग हर परिवार के जो चावल जितना मिलता है तो उससे 2-3 किलो की डंडी मार दी जाती है। ऐसे में एक सवाल छत्तीसगढ़ सरकार पर भी उठता है कि दुकानों का निगरानी का काम अब कौन करेगा, क्योंकि दुकान में जो खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं वो मनमौजी हो चुके हैं और वो अपने हिसाब से लोगों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं। अगर विरोध करने पर उन्होंने सीधा कहते हैं कि आप कल आइए, दूसरे दिन पे टाल दिया जाता है। इस तरह का आंदोलन छत्तीसगढ़ में पीडीएस दुकानों पे चल रहा है। रोहित, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं अब कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, क्या ये आरोप सही है? जी बिल्कुल, जब आरोपित सच्चाई की बात करते हैं तो पीडीएस दुकानों पे लापरवाही तो जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप दुकानों में पहुंचते हैं, अगर आपकी पात्रता 15 किलो चावल की है तो आपको सिर्फ 12 किलो या 11 किलो चावल ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूर्व मंत्री राजेश मूरत के जो उन्होंने आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं पे धरातल पर सत्य है, लेकिन इस पर न्यायिक जांच का केंद्र सरकार करेगी। उसके हिसाब से कल प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने पत्र लिखा जिसमें उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसके लेकर क्या जांच की जाती है। जी रोहित, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है घोटाले की या आरोपी की आरोप लग रहे हैं और घोटाले की खबरें सामने आ रही है खाद्य विभाग को लेकर के, तो वहीं पर लोगों का क्या कुछ कहना है? जी लोकल, अभी तो केंद्र सरकार ने नवंबर महीने तक के लिए सभी वो खाद्य पदार्थ को बड़ी संख्या में देने का, निःशुल्क देने का वादा कर दिया है। ऐसे में अब बड़ी संख्या में भी खेप छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी और लोगों को मिलेगी। और लोगों की बात करते हैं, लोग इसका विरोध जरूर पीडीएस दुकानों पे छोटे स्तर पर, क्योंकि वो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, बड़े स्तर पर जाकर प्रदर्शन करने में इतने सक्षम नहीं होते, छोटे स्तर पर करते हैं, लेकिन उनकी आवाजों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है या फिर इसका हवाला दे दिया जाता है कि वहां पे आपको चावल नहीं दिया जाएगा। ऐसा करके लोग डर जाते हैं, जिससे कारण उनकी आवाज सरकारों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब दुकान स्तर पर ये लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा रही है, जहां पे लोगों को कम राशन जरूर मिलता है। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है घोटाले की, वहीं खाद्य विभाग का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी कल पूर्व मंत्री राजेश मूरत के आरोप लगाने के बाद खाद्य विभाग इस पे एक्शन मोड पे अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने पलटवार करते हुए अपनी बात रखी। वहीं खाद्य विभाग इसको लेकर अभी भी किसी भी एक्शन मोड पे या फिर इसकी जांच के विषय पे कोई भी सामने नहीं आ रहा है। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो खबरें सामने आ रही है 2,770 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने 2,770 मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ सरकार को दिया था कि जो निचले वर्ग के परिवार है, अंत्योदय वाले, गरीबी रेखा वाले, उनको चावल का वितरण किया जाए, और जिसके तहत ये वितरण की प्रणाली भी शुरू की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर लापरवाही का आलम जरूर है और ये तो अब जांच का विषय है कि जांच में क्या निकल के सामने आता है। लेकिन भाजपा का आरोप और वहीं कांग्रेस का पलटवार अब देखना ही है। जी रोहित, प्रदेश के खाद्य मंत्री है, उनका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर? ये प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसको लेकर अपना कल भाजपा का पलटवार करते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, राजेश मूरत जी बेबुनियाद बात कर रहे हैं, वो उनको इसके बारे में सच्चाई कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने वेबसाइट का भी हवाला दिया कि राजेश मूरत जी चाहे तो चेक कर सकते हैं उसमें कितनी मात्रा में हमारे पास आ रहे हैं अनाज और उसको हम किस मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सिर्फ पलटवार किया है, अब इस पर जांच के बाद ही इस पर कुछ भी निर्णय या फिर कहना उचित रहेगा। रोहित, जिस तरीके से घोटाले की बात सामने आ रही है, एक तरीके से इसमें कहीं ना कहीं खाना पूर्ति भी देखने को मिल रही है।
जी बिल्कुल, इससे खाना पूर्ति जरूर देखने मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में केंद्र सरकार निःशुल्क चावल दिया है, जिसमें कि आपको 25 किलो 35 किलो का चावल मिल रहा है। उसमें अगर 5 किलो 6 किलो का अगर कहीं ना कहीं कमी कर दी जाती है तो लोगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं आती, जो कि अनपढ़ में से है, जो उनको इसके बारे में समझ इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो 30 किलो चावल में भी सक्षम हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं खाना पूर्ति सिर्फ देने के नाम पे खाना पूर्ति जरूर की जा रही है। तो वही जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, वही जो दुकानदार है जो राशन देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? उनसे कोई बात हुई आपकी? जी अभी विशेषकर दुकानदारों से बात नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले यहाँ क्षेत्र के भनपुरी पीडीएस दुकान में पहुंचा था, जहां पे उन्होंने मुझे देखने मिला कि जो राशन की है उसमें अगर 35 किलो का राशन की पात्रता है तो उसमें सिर्फ 32 किलो का राशन दिया जा रहा है। जिस तरह का मैंने उनसे सवाल भी किया था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो बोले कि इससे सिस्टम में खराबी, हम इसमें ज्यादा मात्रा में करके उन्होंने मेरे सामने 3 किलो का चावल का और ज्यादा मात्रा में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि मशीन में थोड़ी खराबी है, इसके कारण ये अभी इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी कोई भी दुकानदारों को जो राशन यहाँ बांट रहे हैं उनको लेकर कोई भी स्पष्ट बात उनकी सामने नहीं आई है। जी रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जहां एक तरफ राज्य में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इस कोरोना काल के बीच अब घोटाले की खबरें भी सामने आ रही है, जहां खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।